नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आप सभी का स्वागत है। किसी भी परीक्षा को निकालने के लिए कुछ पॉइंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे आप ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन कोर्स, कोचिंग, किताबें या किसी भी माध्यम से पढ़ाई करें। आपको अति आवश्यक हो जाता है कि कुछ चीज़ों को आप आवश्यक रूप से फॉलो करें। और मैं पिछले वीडियो या किसी भी वीडियो में आपको बताते आया हूं और एक बार फिर से आपको दोहरा देना चाहता हूं कि आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन कोर्स या कोचिंग ज्वाइन करते हैं, ऐसी स्थिति में आपका न तो ऑनलाइन कोर्स आपका सिलेक्शन करा सकता है, न तो ऑफलाइन कोर्स सिलेक्शन करा सकता है और न ही कोई कोचिंग सिलेक्शन करा सकता है। ये कोर्सेस या कोचिंग आपकी पढ़ाई को आसान जरूर बना सकते हैं, आपका समय जरूर बचा सकते हैं। आप किसी पॉइंट्स को समझने या सोचने के लिए 2 से 3 घंटा लेंगे, उसे आप शायद 3 से 4 मिनट में ही सोच या समझ पाएंगे जब क्लास में उस चीज को बताया जाता है। अल्टीमेट फाइनल जो आपका सिलेक्शन कराएगा वो आपका सेल्फ स्टडी ही कराएगा। तो इस भ्रम में कभी न रहें कि किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के बाद आप सेलेक्ट हो ही जाएंगे, यानी ज्वाइन किया इसका मतलब सिलेक्शन है। अगर ऐसी बात होती तो उस ऑनलाइन कोर्स का फीस या ऑफलाइन कोर्स कोचिंग का फीस 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जैसा पोस्ट वैसा होता। जैसे सीएमओ के पोस्ट के लिए 25 से 30 लाख रुपए हो सकता था। पैसे देने वालों की कोई कमी नहीं है, 25 से 30 लाख दे करके बच्चे उसमें खरीद सकते थे उस कोर्स को कि भाई यही कोर्स हमें सेलेक्ट कराएगा। वैसा कुछ भी नहीं होता। आपको पढ़ना पड़ेगा खुद से, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। कुछ बिंदु जो कि आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, उन बिंदुओं पर पहले बात कर लेता हूं। अगर आप कैसे भी पढ़ाई करें, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कोर्स कोचिंग के माध्यम से कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, तो जरूर आपको ख्याल रखना चाहिए। जिसमें पहला बिंदु आपको टाइम टेबल बनाना होता है। आप टाइम टेबल जरूर बनाएं और इस टाइम टेबल को बनाने के साथ इसको फॉलो भी करें। अधिकतर टाइम टेबल जो बनते हैं वो फॉलो नहीं होते। दूसरा फोकस जो आपको करना है कि रटना नहीं है, रटना नहीं है चीजों को समझने की कोशिश करना है। ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं है, समझने की कोशिश करना है। और समझा हुआ चीज ही आपको लंबे समय तक याद दे सकता है, रटा हुआ चीज नहीं। और अगर कुछ चीजें बड़ी बड़ी भाग में है, बहुत बड़ा उसका कोई कंसेप्ट है, बड़ा अवधारणा है, तो आप उसके लिए काम कर सकते हैं, छोटा नोट्स बना सकते हैं। जैसे कोई बड़ा अवधारणा है जो कि समझ में नहीं आ रहा, बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसी स्थिति में आप उसका छोटा नोट्स बनाएं, जिसको आप शॉर्ट नोट्स कह सकते हैं। अगर आपकी इच्छा होगी तो किसी अगले वीडियो में इन सभी पॉइंट्स पर मैं डिटेल से बात कर दूंगा। चौथा नंबर बिंदु जो कि आपको करना चाहिए, वो करना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लास्ट ईयर का क्वेश्चन जो होता है उसको जरूर करना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ के नाम से जाना जाता है। और आज की कक्षा हमारी बेस होने वाली है इसी PYQ पे। इसके अलावा आप टेस्ट कर सकते हैं। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है अभी की तैयारी में, जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन कर रहा है, वह है 5वां नंबर पॉइंट, वह है सोशल मीडिया। और इस सोशल मीडिया के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि सोशल मीडिया के लिए आप टाइम टेबल जरूर बनाएं कि इसी समय से के बीच ही मेरे को मोबाइल चलाना है, शॉर्ट देखना है, रील देखना है या कुछ भी करना है, उसका टाइम टेबल जरूर फिक्स करें। नहीं तो यही चीज आपको कहीं ना कहीं मार सकती है, आपके सिलेक्शन को खराब कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात और कि आपको क्या करना है, खाना हमेशा हेल्दी खाना है, खाना स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए। बहुत हैवी खाना नहीं खाना है। हैवी खाना खाने से क्या होता है, नींद आने लगता है, दिमाग काम करना बंद करने लगता है, सोने का मन करता है। कभी खा करके आप देखे होंगे। उसका कारण क्या होता है आपको मालूम है? जब आप खाना खाते हैं तो खाना को पचाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब आप बहुत ज्यादा हैवी खाना खा लेते हैं तो उस खाने को पचाने के लिए शरीर की सारी ऑक्सीजन क्या करती है, पचाने में लगने लगती है। और उसके वजह से दिमाग को अच्छी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इस वजह से दिमाग क्या करता है, धीरे धीरे मंद पड़ने लगता है। इसी कारण से आपको नींद भी आने लगता है। ठीक है,
और एक बहुत अच्छा पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको हमेशा सकारात्मक बने रहना है, पॉजिटिव बने रहना है। और ये सबसे महत्वपूर्ण, अगर इसको पॉइंट को बोलूं, सकारात्मक बने रहना है, तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। स्पेलिंग गलत हो सकता है, मेरी स्पेलिंग बहुत मिसमैच होती है, लेकिन मेरे मर्म को समझिएगा कि आपको सकारात्मक आवश्यक तौर पर बने रहना है। किसी भी एग्जाम को निकालने जा रहे हैं या पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपके अंदर सकारात्मकता नहीं है, हो सकता है कभी आप फेल हुए हों, कभी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हो, तो उन सब चीजों के विषय में नहीं सोचना है। हमेशा सोचना है क्या, भविष्य और वर्तमान, दो ही चीजों के बारे में सोचना है। और भविष्य और वर्तमान के बीच में भी अगर कहें तो वर्तमान को सोचे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वर्तमान अगर अच्छा कर लेंगे तो भविष्य जरूर बेहतर हो जाएगा। और एक बहुत जरूरी चीज जो इंडियंस में पाई जाती है, भारतीयों में पाई जाती है, वो है शर्म। किसी भी चीज को किसी से पूछने में अगर नहीं जान रहे हैं तो शर्म महसूस न करें। ये सब चीजें करके आप जरूर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। पॉइंट्स आप जरूर लिख लीजिएगा और इसको जरूर फॉलो करने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करता हूं कुछ न कुछ प्रतिशत आपके तैयारी को ये बेहतर बनाएगा। ठीक है, अब मैं कुछ और बातें कहता हूं। अगर वनडे एग्जाम आपको निकालना है तो वनडे एग्जाम को निकालने के लिए आपको दो चीजें महत्वपूर्ण है। देखिए, कोई भी जो एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम हो, जैसे पटवारी का एग्जाम है या फिर जैसे आप वर्तमान में जो तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं सीएमओ का एग्जाम है, दोनों में कोई ना कोई तो फर्क होता होगा। पटवारी के सिलेबस में भी आपको इंडियन हिस्ट्री मिल जाता होगा और सीएमओ के एग्जाम में भी इंडियन हिस्ट्री मिल जाएगा, लेकिन इसके क्वेश्चन के स्तर को देखेंगे तो स्तर बहुत अलग अलग होंगे। इसका कुछ अलग स्तर होगा, इसका कुछ अलग स्तर होगा। ये क्यों ऐसा होता है? सिलेबस सेम है तो आपसे उम्मीदें की जाती है कि आप एक अधिकारी बनने वाले हैं, तो आप अपने आप को एक अधिकारी मान करके तैयारी करिए। आपके अंदर वो अप्रोच डेवलप होना चाहिए। स्तर का फर्क जो आता है वो अप्रोच की वजह से आता है कि तरीका, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो अप्रोच आपको डेवलप करना है। सिलेबस सेम होने के बाद भी अलग अलग एग्जाम में अलग अलग अप्रोच होते हैं। आप ये सोच के देखिए कि अगर यूनियन पब्लिक सर्विस की कोई परीक्षा हो रही है, संघ लोक सेवा आयोग की, तो उसमें भी इंडियन हिस्ट्री है। छत्तीसगढ़ के सीजीपीएससी में भी इंडियन हिस्ट्री है, सीजी व्यापम में भी इंडियन हिस्ट्री है और व्यापम के अलग अलग एग्जाम में भी इंडियन हिस्ट्री है। लेकिन प्रश्न क्या आप यूपीएससी स्तर का बना पाएंगे? पढ़ा आपने भी है जो उसने पढ़ा है, लेकिन उसने अपना एक अलग अप्रोच, एक अपना एक सोचने का एक तरीका अलग डेवलप कर लिया। यूपीएससी वाले ने, पीएससी वाले ने अलग डेवलप कर लिया, सीएमओ वालों ने अलग डेवलप करना पड़ेगा, पटवारी वालों को अलग डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप प्यून की तैयारी कर रहे हैं तो प्यून वालों को अलग डेवलप करना पड़ेगा। इसीलिए हर एग्जाम सिलेबस सेम होने के बाद भी अपने आप में यूनिक होता है। लेकिन फिर भी अगर वनडे एग्जाम में कॉमन बात करें तो किसी भी वनडे एग्जाम को निकालने के लिए आपको दो तीन चीजें ही जरूरी है और वही दो तीन चीजों से आपका एग्जाम निकल जाएगा। अगर वनडे एग्जाम की बात करें तो वनडे एग्जाम में आप कुछ चीजें फोकस कर सकते हैं या करना ही चाहिए। सबसे पहला बात तो अप्रोच हर एग्जाम का अलग होता है, तो उसको आपको पढ़ने का अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। सोचने का तरीका डेवलप करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। कोई भी वनडे एग्जाम निकालना है तो आपको दो चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। एक तो होता है आत्मविश्वास, जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं, और दूसरा होता है कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, प्रश्न की प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है प्रश्न का। ये दो चीजें आपने अगर डेवलप कर ली तो दुनिया का कोई एग्जाम नहीं है जो वनडे हो और आप नहीं निकाल सकते। कोई एग्जाम नहीं, हर एग्जाम निकाला जा सकता है केवल इन्हीं दो चीजों के बदौलत। कैसे? आत्मविश्वास कैसे डेवलप करना है? आत्मविश्वास को डेवलप करने के लिए आपको चाहिए क्या? ऐसे ही कुछ लोग का तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसे ही बूस्ट रहता है, वो नहीं चाहिए। वो बेवकूफी भरा निर्णय है कि आप निकाल लेंगे, नहीं, पढ़ना पड़ता है।
जब पढ़ेंगे ना तो आत्मविश्वास के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्या? पढ़ाई। लेकिन पढ़ाई करने के बाद क्या आत्मविश्वास डेवलप हो जाता है? तो मेरा उत्तर होगा बिल्कुल नहीं होता। इसके बाद तो और भी आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। ऐसा लगता है कि मैंने जो पढ़ा वो पता नहीं याद है या नहीं। और ऐसी समस्या उन्हीं बच्चों को देखने को मिलेगी जो बच्चे पढ़ रहे हैं। जो बच्चे पढ़ ही नहीं रहे उनको कोई समस्या नहीं। मैं हूं जिस हाल में मेरे सनम रहने दे, चाकू न दे मेरे हाथों में कलम रहने दे, मैं तो शायर हूं मेरा दिल है बड़ा ही नाजुक, मैं पटाखे से मर जाऊंगा बम रहने दे। तो पटाखे से मरने के लिए तैयार है, बम की आवश्यकता नहीं है उनको, जो पढ़ाई नहीं कर रहे। लेकिन जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको हर 7वें दिन 8वें दिन, या जब पढ़ाई कर लिया, एक पेज या एक कोचिंग का एक लेक्चर देख लिया, कहीं कोचिंग में पढ़ लिया, तो उसके बाद आखिरी में ऐसा लगता है पता नहीं पढ़ा है वो याद होगा कि नहीं, कहीं भूल तो नहीं गया मैं। तो सबसे जरूरी चीज है कि जब आप पढ़ाई करें और इस पढ़ाई में आत्मविश्वास बनाए रखना है तो आपको एक चीज करना है जिसको करना है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है? जो चीजें आपने पढ़ी है उनको सोच करके देखना, लिंक को कनेक्ट करके देखना, वो सब चीजें होती है ब्रेन स्टॉर्मिंग। और ये सब चीजें मैं कराता हूं आपको जब भी मैं कोई क्लास, जैसे अभी मैं सीएमओ और फूड इंस्पेक्टर 2 पर फोकस कर रहा हूं। सीएमओ और फूड इंस्पेक्टर, सीएमओ और फूड इंस्पेक्टर 2 एग्जाम पर मेरा फोकस है। और ये सीएमओ वाले में 51 पोस्ट आ रहे हैं और मेरा टारगेट है कि 51 50 के 50 जो पोस्ट है वो एनालाइजर से भरे जाए। उसके लिए मैं मेहनत करूंगा इन सब चीजों पर, यानी पढ़ाऊंगा और उसके बाद आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग की टेक्निक्स भी बताऊंगा और ब्रेन स्टॉर्मिंग आपको कराऊंगा भी। और ये विधि मैं कराता हूं, 3 मिनट 5 मिनट लगते हैं, लेकिन वो 3-5 मिनट पूरे क्लास को रिवाइज कर देता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस दे देता है कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वो मुझे याद है। और यही कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम में पास कराए, बस यही कॉन्फिडेंस। याद सबको रहता है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता। मैं बोलूं अभी एक मूवी के नाम बताओ, नहीं बता पाएंगे। मैं बोलूं गोविंदा की एक मूवी के नाम बताओ, तुरंत बता देंगे। यही चीज सोच नहीं पाए लेकिन गोविंदा को तुरंत सोच लिया, वही बात, दोनों में फर्क। तो ये चीजें मैं कवर कराऊंगा आपके क्लास में। आप खुद से अगर तैयारी करें तो खुद भी ये चीजें आप कर सकते हैं, ठीक। दूसरा होता है प्रश्न की प्रकृति, नेचर। तो आजकल आप देखें 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं संभवतः। कैसे कैसे? एक तो प्रश्न होता है तथ्य वाला और दूसरा प्रश्न होता है विश्लेषण वाला। तथ्य वाले प्रश्न जैसे जिसमें आप देख सकते हैं कि 1 लाइनर प्रश्न जो होता है तथ्य वाला होता है, या फिर जोड़ी मिलान का प्रश्न होता है वो तथ्य वाला होता है। अभी प्रश्न में हम देखेंगे भी उसको कैसे आया था क्या हो। विश्लेषण वाले में अगर देखें तो आपको कथन वाले प्रश्न दे देता है, या फिर आपको दे देता है वर्ष, कौन सा घटना पहले हुआ कौन सा घटना बाद में हुआ, ये सब चीजें देता है। अब सीएमओ के एग्जाम में समस्या ये है कि सीएमओ के एग्जाम में आपको एग्जामिनर के पास समस्या ये है कि सीएमओ जो है 2nd क्लास ऑफिसर का पोस्ट है और 2nd क्लास ऑफिसर के पोस्ट में सामान्य तौर पर पीएससी इसका एग्जाम लेती है, सीजीपीएससी सिविल सर्विस के माध्यम से लेती है सिविल सर्विस एग्जाम। और सिविल सर्विस एग्जाम में लेता है तो इसमें एक प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स में जो है तथ्यात्मक प्रश्न, मेंस में विश्लेषणात्मक और इंटरव्यू तो इंटरव्यू है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन इसमें एक ही पेपर होना है, तो इस एक पेपर में ही एग्जामिनर आपसे सारा कसर निकालेगा और तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक दोनों तरीके के प्रश्न आपसे पूछ लेगा। तो इन प्रश्नों से अवेयरनेस होना आपका आवश्यक है। अगर मैं क्लास में जो पढ़ाऊंगा उसकी बात करूं तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं कि पहले थ्योरी कराऊंगा, उसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग कराऊंगा। जैसे ही वो टॉपिक कंप्लीट होगा तो फिर हम प्रश्न की प्रकृति पर बात करेंगे, वैसे प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो प्रश्न बन रहे हैं या नहीं बन रहे। और इससे आपकी एक संपूर्ण तैयारी हो जाएगी, एक बेहतर तैयारी हो जाएगी। और मैंने जो सोचा है कि 51/51, ये 51/51 जरूर साकार होगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको काम करना है तो केवल टॉप करने के लिए काम करना है मेरी क्लास में। आपको ये 91 नंबर पे आने के लिए नहीं करना है कि 51 नंबर पे मैं आ जाऊं किसी तरह। ये चीजें ध्यान रखने वाली बात है, समझने वाली बात है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस पर। देखिए मैंने अभी इससे पहले जो बात करी उसमें मैंने आपको बताया
कि भाई हम मुख्य रूप से क्या फोकस कर रहे हैं, मुख्य रूप से फोकस कर रहे हैं जो 8-10 पॉइंट बताए कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपका जीवनचर्या होना चाहिए। तो उसमें हमने देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना अति आवश्यक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्लियर है? अच्छा, थोड़ा सा इसके कोर्स की फीस के बारे में बता देता हूं। ये देखिए, अगर सीएमओ का कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसका फीस 7,000 रुपए है, लेकिन डिस्काउंट में फर्स्ट 30 स्टूडेंट के लिए 4,000 रुपए था। अब यह ऑफर जो है लगभग समाप्ति की ओर है। बहुत खुशी है कि बहुत तेजी से बच्चे कोर्स को ज्वाइन किए। तो ये 4,000 रुपए वाला ऑफर समाप्ति की ओर है। ये पहला बात बता दिया। अब क्या होगा कि आपका इसका फीस जो होगा बढ़ जाएगा, लेकिन अभी कुछ स्टूडेंट के लिए ये फीस जो है, इस ऑफर को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। तो आप चाहे तो इस ऑफर में लाभ ले सकते हैं। और एक चीज और कहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को 1 महीने बाद देखें, 2 महीने बाद देखें, 5 महीने बाद देखें, कभी भी देखें, तो आप एक बार मैसेज करके जरूर पूछें कि क्या ये ऑफर उपलब्ध है या नहीं है। पता चला ये ऑफर उपलब्ध है और आपने ऐप से जाकर के सीधे 7,000 प्लस जीएसटी का पेमेंट कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा। तो एक बार जरूर पूछ ले कि क्या ऑफर उपलब्ध है। अगर ऑफर उपलब्ध रहता है तो जरूर आप उसी ऑफर में ज्वाइन करें और कम फीस में पढ़े, लेकिन बेहतर पढ़े। ठीक है? तो अच्छा लगेगा ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और जो है 51/51 50/50 का जो लक्ष्य है उस पर हम खरे उतर सके, उसको हम प्राप्त कर सके। ठीक? तो इस ऑफर को बढ़ाया गया है 4,000 के लिए। अब कुछ स्टूडेंट के लिए उसके एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन कभी कभी बाद में भी बढ़ाया जाता है, या फिर हो सकता है कि कभी स्टूडेंट ज्वाइन करने में धीमा कर दें तो ये ऑफर बाद में भी मिल सकता है। वो एक अलग मुद्दा है। वो धीमे और तेजी पर निर्भर करता है कि बच्चे अगर धीमी गति से ज्वाइन करेंगे तो आपको लेट तक मिलेगा, और अगर तेज गति से ज्वाइन करेंगे तो तुरंत ही खत्म हो सकता है। ठीक? तो आपसे अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आपके अंदर एक जुनून है और आप चाहते हैं कि मैं कोर्स के माध्यम से तैयारी करूं, कोर्स का एक बहुत बड़ा फायदा होता है मेरे दोस्त। जिस चीज को आपको समझने में 4 घंटा 6 घंटा लगेगा, उस चीज को आप क्लास के माध्यम से बहुत सरल भाषा में 1 घंटे में समझ पाएंगे। तो स्मार्ट वर्क तो वही है कि अगर 3 से 4,000 रुपए, 5,000 या कुछ भी लाखों रुपए में भी अगर आपको आसान भाषा में चीजें मिल जा रही हैं तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होंगी एक एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि वैसा अगर वो पढ़ेगा तो ज्यादा चीजें पढ़ पाएगा, और जितना ज्यादा चीजें पढ़ पाएगा, जितना रिवाइज कर पाएगा, उतना ही एग्जाम में अच्छे तरीके से कर पाएगा। ठीक? चलिए अब हम चलते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। अच्छा, इस कोर्स की फैसिलिटी जो है वीडियो क्लास प्लस पीडीएफ दोनों है। वैलिडिटी सीएमओ के एग्जाम तक है। कोर्स ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर इस पर मैसेज कर सकते हैं सीएमओ क्लास लिख करके। और एक चीज और कर सकते हैं कि नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, सीएमओ के लिए बना है, उसमें ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल से ऐप लिंक भी डाउनलोड कर लीजिए। अब मैं चलता हूं किस पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, जो हमारा मेन फोकस है, मेन बात अभी करने वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैंने आपको जो 8-10 पॉइंट बताया उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। और ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम 2018 में हुआ था, और जब ये 2018 में एग्जाम हुआ था तो उस समय जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था या फिर 2018 का जो लेवल था वो काफी लो था। लेकिन अब ये एग्जाम जब होगा तो इसका स्तर जो है हाई होने वाला है, क्योंकि आप 2018 के बाकी प्रश्नों को देखेंगे और 2018 वाले अभी वाले बाकी प्रश्नों को देखेंगे तो लेवल आपको समझ में आएगा। तो ये लेवल चेंज होगा, क्लियर होगा, लेवल चेंज होने वाला है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। आपको उसी प्रकार से तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि भू राजस्व संहिता की धारा 29 के अंतर्गत राजस्व मामला एक जिले से अन्य जिले में अंतरित करने के लिए कौन सक्षम होता है। यानी राजस्व यानी जमीन जगह का मामला एक जिले से दूसरे जगह में हस्तांतरित करना है, ट्रांसफर करना है। ठीक? तो कौन इसके लिए सक्षम अधिकारी होगा, या फिर कौन सक्षम होगा इन चारों में से। ध्यान रखिएगा, जो भी अधिनियम वाले बात है उसको जब तक आप पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। फिर भी आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूंगा, और नहीं तो आपको बस एक बार प्रश्न दिखा दूंगा।
तो इसके मामले में अगर बात करूं भू राजस्व संहिता 29 के मामले में, तो इसके लिए आएगा सही उत्तर राजस्व मंडल, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो कि बिलासपुर में स्थित है। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू काम कैसे करता है, तो जो छत्तीसगढ़ की भू राजस्व संहिता है, या छत्तीसगढ़ भूमि सुधार अधिनियम है, या छत्तीसगढ़ भूमि अभिलेख है, कृषि भूमि सीलिंग अधिनियम है, उन सारे अधिनियमों को ध्यान में रखकर ये काम करता है। अगर आपको मैं बोलूं कि राजस्व मंडल के विषय में थोड़ी और जानकारी देना चाहूं, तो मुख्य रूप से जब भी कोई जमीन का विवाद होता है, तो जमीन के विवाद के विषय में आप सबसे पहले किसके पास जाते हैं, आप जाते हैं तहसीलदार के पास। अगर तहसीलदार इस मामले को निपटा सकता है तो अच्छी बात है, नहीं निपटाता है तो किसके पास भेज देता है, एसडीएम के पास। और एसडीएम इस मामले को निपटा सकता है तो ठीक है, नहीं तो एसडीएम किसके पास भेज देगा, कलेक्टर के पास। यानी कुल मिला के तहसीलदार के आदेश को आप एसडीएम कोर्ट और एसडीएम कोर्ट के आदेश को कलेक्टर के कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये तीनों ही मामले को नहीं निपटाए जा सकते, यानी कलेक्टर की भी बातों से आप सहमत नहीं हैं, तो आप कहां जाएंगे, ऐसे मामले में आप जाएंगे कहां, यही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व मंडल में। राजस्व मंडल का मुख्यालय बिलासपुर में है, मैंने बताया आपको, राजस्व मंडल में जाएंगे। फिर राजस्व मंडल के पास जो है भूमि या राजस्व से संबंधित बहुत सारी अधिकारिता है। जो अधिकारिता उनको अभी जो मैंने बताया, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता हो, छत्तीसगढ़ भूमि सुधार अधिनियम हो, या भूमि अभिलेख अधिनियम हो, या छत्तीसगढ़ भूमि सीलिंग एक्ट हो, सीलिंग अधिनियम हो, उसके अंतर्गत मिली है और उसी के अंतर्गत ये अपना निर्णय देता है। तो आपके सामने प्रश्न ये उठ सकता है कि क्या राजस्व मंडल में जो बातें बताए वो की गई, निर्णय दिया गया राजस्व मंडल का, क्या इसके बातों को, इसके निर्णय को चैलेंज किया जा सकता है? तो मैं कहूंगा इसके निर्णयों को चैलेंज सामान्य तौर पर नहीं किया जा सकता, लेकिन विशेष स्थिति में इसके निर्णय को अगर चैलेंज किया जाएगा तो वो किया जाएगा हाई कोर्ट में। क्लियर होगा? तो ये बात आपको क्लियर होगी जब इसको पढ़ेंगे, इसके मामले को सब चीजें पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ऑप्शन नंबर बी ही क्यों हो। ठीक, जब हम इसके उसको पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, कैसा ये बना है, क्या है इसका जो तरीका है, उन सब विषयों को पढ़ेंगे और पढ़ने में एक्चुअल में बहुत मजा आने वाला है। समझ के देखिए अभी इतना ही समझे तो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा आपको, हाँ ठीक है कुछ तो समझ में आ रहा है। दूसरा कहता है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा हत्या को परिभाषित करती है? इसमें कई बच्चे 302 मार के आए होंगे और इसमें जो पेपर दिख रहा है देखिए, इसमें भी यहां पे टिक किया गया है 302 में। लेकिन 302 जो है वो हत्या के मामले में सजा के विषय में बताता है कि यदि कोई व्यक्ति हत्या का आरोपी सिद्ध हो जाता है, आरोपी है और सिद्ध हो जाता है यानी मुजरिम बन जाता है, तब की स्थिति में उसे क्या सजा मिलेगी। और धारा 299 जो बताता है वो बताता है कि आप कौन कौन सी स्थिति को मृत्यु मानेंगे, और 300 जो है वो बताता है कि इसमें से हत्या किसे माना जाएगा, मृत्यु का कौन सा भाग आपका हत्या माना जाएगा। और 301 बताता है जिसमें आप कहते हैं, कभी कभी फिल्मों में देखते होंगे कि इरादतन हत्या और गैर इरादतन हत्या, तो उन सब विषयों में बात की है धारा 301 में। तो आपका उत्तर हो जाएगा हत्या की परिभाषा। तो मुख्य रूप से हत्या की परिभाषा दी गई है धारा 300 में। ध्यान रखिएगा ये भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के अनुसार है। आपसे जब प्रश्न अब पूछेगा तो बीएनएस के अनुसार पूछेगा, भारतीय न्याय संहिता के आधार पर। अगला प्रश्न देखिए, जो कि मैं अधिनियम को बोलता भी हूं कि आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसके शब्दावली को प्रश्न ध्यान रखिए। तो इसमें शब्दावली से प्रश्न पूछा है, कहता है कि वह व्यक्ति स्वयं कोई अपराध कारित नहीं करता, वह अन्य व्यक्ति की मदद या सहायता करता है और वह दोषी है। किस चीज का दोषी माना जाएगा? वह अपराध नहीं कर रहा लेकिन दूसरे व्यक्ति की सहायता कर रहा है कि तुम अपराध करो, तो ऐसी स्थिति में उसे दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। षड्यंत्र का दोषी का मतलब क्या है? जो षड्यंत्र रचने वाला है। उद्दीपन यानी उसे कोई ऐसा कोई चीज, उद्दीपन का मतलब क्या बोलते हैं? उद्दीपन होता है जैसे
ऐसा कोई चीज जो कि अपराध करने के लिए प्रेरित कर दे, उसको आप कहेंगे क्या? उद्दीपन। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूं कि एक महिला है और एक उसका पति है। पति कहीं बाहर गया था, तो इस महिला का जो पुरुष मित्र है, वो पुरुष मित्र इस महिला के पास आ जाता है और कुछ ऐसी अवस्थाएं जो सामान्य तौर पर समाज में मान्य नहीं है, वैसी अवस्था में ये रहते हैं और ऐसी स्थिति में इसका पति आ जाता है और महिला और पुरुष को वैसी अवस्था में देख करके पुरुष की हत्या कर देता है। तब ऐसी स्थिति में क्या इसमें उद्दीपन क्या हुआ? तो उद्दीपन हुआ कि महिला और पुरुष की वैसी अवस्था में पाया जाना, अवस्था का पाया जाना, इसमें उद्दीपन हो गया। षड्यंत्र का मामला इसमें कुछ नहीं है, दुष्प्रेरण का मामला भी इसमें कुछ नहीं। दुष्प्रेरण मतलब मैं आपको प्रेरित करूं कि ठीक है तुम यार गांजे का व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है, एक प्रेरणा दूं, तो ऐसी स्थिति में दुष्प्रेरण माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भू राजस्व संहिता 1959 की परिभाषा के अनुसार निम्न में से कौन राजस्व अधिकारी नहीं होगा? तो इसमें अगर राजस्व अधिकारी की बात करें तो 1959 में बताया गया है कि कमिश्नर, कलेक्टर और बंदोबस्त अधिकारी तीनों ही राजस्व अधिकारी होंगे, लेकिन जो अध्यक्ष होगा राजस्व मंडल का वो राजस्व अधिकारी नहीं माना जाएगा। इसके लिए आपको 1959 पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा मौखिक अंतरण से संबंधित है? अब दो तीन चीजें हो सकती है इसमें, एक तो मौखिक अंतरण हो गया, एक लिखित अंतरण हो गया, और कुछ भी हो सकती है अंतरण की विधियां, जो कि हम 1882 संपत्ति अंतरण अधिनियम पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। मौखिक अंतरण का मतलब क्या है? अंतरण का मतलब होता है ट्रांसफर। जैसे मैंने कहा कि ये चीज अब तुम्हारी हो गई, ये लो ये तुम्हारी हो गई, मुंह से बोल दिया, मौखिक अंतरण हो गया, मैंने तुमको ट्रांसफर कर दिया। कहीं कागज में लिख करके बोल दिया तो लिखित अंतरण हो गया, मैंने तुमको ट्रांसफर कर दिया। यानी कुल मिला के कहना यह चाहता है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1982 के अंतर्गत, सॉरी 1882 के अंतर्गत कोई भी चीज एक जगह से दूसरे जगह, एक व्यक्ति के नाम से दूसरे व्यक्ति के नाम पे अंतरित की जाएगी, ट्रांसफर की जाएगी, तो मौखिक रूप में ट्रांसफर करने की बात, अंतरित करने की बात कौन सी धारा में की गई है? तो वो है धारा 9। पढ़ना पड़ेगा तो समझ में आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में वाजपेय यज्ञ की क्रियाओं के संबंध में उल्लेख किया गया है? तो वाजपेय यज्ञ की क्रियाओं के संबंध में जो उल्लेख किया गया है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, वृहद अरण्य उपनिषद। वृहद अरण्य उपनिषद का मतलब क्या होता है? उप का मतलब समीप और निषद का मतलब बैठना, ठीक। और वृहद अरण्य उपनिषद का मतलब क्या है? तो समीप और बैठना का मतलब क्या है कि जब गुरु जो होता था वो बैठता था और गुरु के समीप शिष्य बैठता था तो उसी को कहते हैं उपनिषद। गुरु अपनी बातें कहता था और शिष्य उसको समझता था। वृहद उपनिषद मतलब वृहद अरण्य उपनिषद का मतलब क्या है? वृहद अरण्य जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक वृहद यानी विशाल और अरण्य यानी जंगल। अर्थात ऐसा कोई उपनिषद बाद में जो गुरु ज्ञान देता था उसको लिख दिया गया तो उपनिषद कहेगा, बाकी उपनिषद का शाब्दिक मतलब वही है जो मैंने बताया आपको। तो ऐसा कोई उपनिषद जो जंगल में पढ़ा जाए उसको बोलेंगे क्या? अरण्यक उपनिषद या फिर वृहद अरण्यक उपनिषद। और यह जो है शुक्ल जो शतपथ ब्राह्मण है उससे संबंध रखता है। इसके अलावा इस उपनिषद में अगर बात करें तो किस किस तरीके की बातें लिखी गई हैं, तो इस उपनिषद में दो तरीके के शैली का प्रयोग हुआ है। एक तो पद्य शैली का भी प्रयोग हुआ है, दूसरा गद्य शैली का भी प्रयोग हुआ है। गद्य मतलब जैसे कविता और कहानी, और पद्य मतलब जैसे कविता, समझते होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथन पढ़िए। अब देखिए यहां पर, देखिए यहां से यहां तक मैंने कई बार आपको बोला ना कि ये सब चीजें, कुछ चीजें हैं जो कि आपको उससे संबंधित है, फैक्ट से। तो जैसे ये फैक्ट संबंधित है, ये भी फैक्ट से संबंधित है, ये भी फैक्ट से संबंधित है, लेकिन ये कंसेप्ट से भी संबंधित है। अवधारणा, विश्लेषणात्मक प्रश्न भी इसको मान सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये तो पूरी तरीके से विश्लेषणात्मक प्रश्न है। कहता है
मध्यकाल में उलेमाओं ने दिल्ली के सुल्तानों की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। दूसरा कहता है वे सुल्तान ईश्वर के समान समझते थे। वे मुगल काल में दैवीय अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पहली बात तो उलेमा क्या है? उलेमा का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो विद्वान हो, चाहे वो कानून के माध्यम में विद्वान हो, चाहे उलेमा अक्सर एक्चुअल में अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है उलेमा। उलेमा का मतलब होता है विद्वान। उस समय जो भी व्यक्ति शरीयत में या फिर भाषा में या फिर अरबी भाषा, कोई भी भाषा, किसी भी भाग में, किसी भी क्षेत्र में विद्वान होता था उसको उलेमा कहा जाता था, जब मुगल काल था। ठीक, अरबी भाषा की वजह से। तो मध्यकाल में उलेमाओं ने दिल्ली के सुल्तानों की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, तो बिल्कुल बढ़ाया था। और वो सुल्तान को क्या बोलते थे? ईश्वर बोलते थे। ईश्वर के समान है, ईश्वर का पुत्र है, तो वो दैवीय अधिकार का प्रतिपादन भी करते हैं। यानी 1 2 3 तीनों ही सही हो जाएगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की कौन सी धारा कपटपूर्ण अंतरण को वर्जित करती है? कपटपूर्ण अंतरण मतलब धोखे से किसी चीज को ट्रांसफर करा लिया गया, उसको वर्जित करता है, तो वह है धारा 53। अब अगला प्रश्न देखते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना में यूरेनियम कार्बाइड टैंक के रिसाव से जो कौन सी गैस निकली, जो भोपाल गैस कांड के नाम से जानी जाती है? तो उसका उत्तर आप लोगों को पता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। लेकिन आपको कुछ और भी चीजें बता देता हूं। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वो एक रंगहीन गैस है, यानी इसका कोई रंग नहीं होता। गंध जो होता है बहुत तीखा होता है, बहुत ज्यादा तीखा। तीखा मतलब जैसे मछली, अगर मछली का बाजार है वहां जाए तो मछली महकता है, लेकिन अगर मछली सड़ जाए तो कैसा महकता है? वैसा ही तीखा सड़न वाला गैस होता है। ये विषैला तो होता ही होता है, जिसकी वजह से भोपाल गैस दुर्घटना हुआ। अगर भोपाल गैस दुर्घटना की बात करूं तो भोपाल गैस दुर्घटना होता है 2 दिसंबर और 3 दिसंबर के बीच में। यानी 2 दिसंबर के रात को यह दुर्घटना होता है कि एक टंकी से जो है कार्बाइड टैंक से, जो यूनियन कार्बाइड टैंक से जो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड है उसका रिसाव होने लगता है, और इसके वजह से कई लोगों के सांस में जाता है और वो लोग मर जाते हैं। तो 2 से 3 दिसंबर 1984 के दिन ये हुआ था। कभी आपसे पूछेगा 2 दिसंबर तो भी सही मानना, 3 दिसंबर तो भी सही मानना, लेकिन अगर ऑप्शन में 2 और 3 दोनों बोल दिया तो आप 3 दिसंबर सही मानेंगे। ठीक, क्योंकि प्रॉपर जो इसकी रिपोर्टिंग हुई वो 3 दिसंबर को। क्लियर है? यहां एक कंपनी काम करती थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, UCIL, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। यह यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के गैस की टंकी में रिसाव होता है, और उसके वजह से लगभग 5 लाख लोग सीधे सीधे प्रभावित होते हैं, और 8 से 16,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है इसी की वजह से। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला प्रश्न पूछा, पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 अप्रैल को। एक्चुअल में 22 अप्रैल 1970 को पहला पृथ्वी दिवस अमेरिका में मनाया गया था। अमेरिका में जो पृथ्वी दिवस मनाया गया था पहला, वो मनाया गया था पर्यावरण की जागरूकता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, पर्यावरण की जागरूकता को बढ़ाने के लिए अमेरिका में बढ़ाया गया। एक वहां के व्यक्ति थे जिसका नाम था गैलोर्ड नेशन, और गैलोर्ड नेशन ने पहल की कि ऐसा कोई दिन मनाना चाहिए जिससे पर्यावरण की जागरूकता हो। तो उन्होंने 22 दिसंबर 1970 को यह पहली बार मनाया, और वर्तमान में अगर कहें तो लगभग 193 देश, जिसमें भारत भी शामिल है, ये अर्थ डे या पृथ्वी दिवस मनाता है। अर्थ डे हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाएगा, और जब जब ये 22 दिसंबर को मनाया जाएगा तो उस अर्थ डे का एक थीम तय किया जाता है कि इस बार अर्थ डे का मेन थीम क्या होगा, मेन जागरूकता का पॉइंट क्या होगा। तो वो थीम हर साल बदलता रहता है। जैसे 2023 की बात करें तो उसका थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। 2024 की बात करें तो उसका नाम था प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, यानी जो अर्थ है, प्लेनेट है, और जो प्लास्टिक है उसके बीच में क्या समस्या हो रही, कैसे उत्पन्न हो रही, वो हो रहा है। तो अब 2025 का जब मनाया जाएगा तो 2025 में कौन सा थीम होगा वो आपको जरूर याद रखना चाहिए, जब मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्लोराइड जो फ्लोरोसिस का कारण है पाया जाता है, किसमें पाया जाता है?
तो भूमिगत जल स्रोत में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। फ्लोराइड और फ्लोरोसिस क्या होता है? फ्लोराइड जो है वो एक तरीका का क्या है, फ्लोरीन का ऋणात्मक आयन है, जिसको किस प्रकार से आप लिख सकते हैं? फ्लोराइड जो है फ्लोरीन का, फ्लोरीन एक तत्व होता है जिसका ऋणात्मक आयन, और इसको आप लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से F माइनस। ठीक, ये बात तो समझ में आ गई होगी। फ्लोरीन जो है फ्लोराइड जो है फ्लोरीन का ऋणात्मक आयन है। ये कहां कहां पाया जाता है? एक्चुअल में जो फ्लोराइड है वो फ्लोराइड किस में पाया जाता है? जमीन में पाया जाता है। जमीन में ऐसा नहीं कि ऊपर ही पाया जाएगा, ऊपर नहीं पाया जाता। फ्लोराइड जो है जमीन के नीचे पाया जाता है, काफी नीचे। इसका मतलब यह है कि जब मैं नीचे से, मतलब किसी कुएं के माध्यम से या किसी बोर के माध्यम से पानी को निकालूंगा, तभी उसके साथ फ्लोराइड आ पाएगा। तो आपको अगर यह जानकारी होती कि फ्लोराइड कहां पाया जाता है तो आपका यह उत्तर बन सकता था। तो फ्लोराइड पाया जाता है जमीन के नीचे, और जब हम जमीन के नीचे से पानी निकालते हैं तो उसके साथ कभी कभी फ्लोराइड आ भी जाता है। ठीक, और भी चीजें हैं जिसमें फ्लोराइड का उपयोग होता है, जैसे आप जो टूथपेस्ट करते हैं उसमें भी फ्लोराइड होता है, या फिर जो माउथ वॉश होता है ना, जो कुल्ला करके थूक देते हैं, उसमें भी फ्लोराइड होता है। चाय, समुद्री मछली, उन सब में भी फ्लोराइड पाया जाता है कि समुद्र के तल में फ्लोराइड होता है, जिसको मछली खा ली तो फ्लोराइड हो गया। या फिर किसी प्रकार के उद्योग अपशिष्ट है उसमें भी फ्लोराइड पाया जाता है। तो जब टूथपेस्ट में फ्लोराइड का उपयोग हो रहा है, इसका मतलब यह है कि फ्लोराइड किसी न किसी प्रकार से लाभकारी होगा हमारे लिए, तभी टूथपेस्ट में यूज हो रहा है, तो सरकार बैन कर देती। तो इसका मतलब यह है कि फ्लोराइड हमारे लिए लाभकारी है, लेकिन कम मात्रा में हम उपयोग करें तब की स्थिति में। यदि हम फ्लोराइड का उपयोग अधिक मात्रा में करते हैं तो हमको एक बीमारी हो जाएगी जिसको कहा जाएगा फ्लोरोसिस। अब फ्लोरोसिस क्या है? तो फ्लोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बहुत ज्यादा कमजोर। हो सकता है कि अगर अच्छा तरीके का फ्लोरोसिस हो गया तो कोई आपको ऐसे पकड़े दोनों हाथों से और ऐसे थोड़ा सा करे तो आपका हड्डी टूट जाएगा, बहुत ज्यादा कमजोर। आपके दांत को अगर फ्लोरोसिस हो गया तो फिर दांत क्या होंगे? बीच बीच से ऐसे छेद छेद होने लगेंगे, कहीं से उखड़ने लगेगा, कभी भी कुछ खाए मटन वगैरह तो टूट गया, पता चला। ठीक, तो ऐसी स्थिति हो सकती है। तो ये चीज है फ्लोराइड और फ्लोरोसिस के विषय में। अगर एक बात करूं कि फ्लोराइड के विषय में सरकार जो है, भारत सरकार एक प्रोग्राम भी चलाती है जिसको कहा जाता है NFCP। NFCP मतलब राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल फ्लोरोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, NFCP। ठीक, तो ये फ्लोराइड के विषय में कुछ तथ्य थे जिसको आपको जरूर जानना चाहिए। अगला प्रश्न कहता है कि सबसे अधिक परिसंकटमय अपशिष्ट कौन है? तो इसमें से सबसे अधिक परिसंकटमय अपशिष्ट आ जाएगा प्लास्टिक। इसका कारण क्या है कि यह लंबे समय तक डिसॉल्व नहीं होता, टूटता नहीं, खराब नहीं होता और पड़ा रहता है पृथ्वी पर लंबे समय तक। प्रदूषक जिसको CFC कहा जाता है, इसका पूरा नाम क्या है? तो CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर करें कि प्राकृतिक रूप से CFC पाया जाता है क्या, तो आप कहेंगे कि प्राकृतिक रूप से किसी प्रकार से CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं पाया जाता। इसे किसने बनाया है? तो मानव निर्मित का ये वो है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? मानव निर्मित है, मानव ने बनाया है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग मुख्य रूप से कहां होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग मुख्य रूप से अगर कहें तो आप AC जो यूज करते हैं उसमें होता है, जो आप फ्रीज यूज करते हैं फ्रीज में भी होता है। इसके अलावा जैसे जो कीटनाशक होते हैं जिसमें स्प्रे कर रहे हैं उसमें होता है। अब छोड़ दीजिए, किसान पर ब्लेम ना करें, आप जो डीओ लगाते हैं उसमें भी होता है। इसके अलावा बात करूं तो जैसे जो थर्मोकोल है, फोम का उपयोग करते हैं, या फिर प्लास्टिक वाला गद्दा जो बन करके आता है उसमें भी होता है। इसके अलावा सफाई के जो प्रोडक्ट बनते हैं, साफ सफाई वाले क्लीनिंग प्रोडक्ट, जैसे वो एक होता है ना, क्या ऐसे मार दो तो ऐसे चमका के दिखाता है टीवी में, उसमें भी होता है।
तो इन सब चीजों में इसका उपयोग होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन परत के क्षरण का एक प्रमुख कारण है। कारण यह है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, अगर बोले तो CCl3 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन AF हो गया, ठीक, ये फ्लोरीन है। तो इस प्रकार से लिखते हैं। एक तरीका इसको ये भी होता है, किसी में Cl2 होता है और फिर F होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है तो निकल के चली जाती है कहां, ऊपर में, जहां ओजोन का परत बना हुआ है। अब वहां जाती है तो वहां जाने के बाद क्या होता है, मान लेते हूं इसका केस ले लेता हूं, तो वहां जाने के बाद ये एक तो C हो गया है कार्बन, फिर क्लोरीन का 2 है, Cl और Cl है, और फिर F है फ्लोरीन। तो क्या करता है ये Cl क्या करता है, ऊपर में ना जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट वेव होती हैं, उसके वजह से, पराबैंगनी किरणों की वजह से ये अलग अलग टूट जाता है। जब ये अलग अलग टूट जाता है तो इसको, ये बहुत संवेदनशील होता है, तो इसको बोलता है कि मैं ClO बनाऊंगा, यानी एक ऑक्सीजन इसको चाहिए। तो ऑक्सीजन के लिए क्या करता है कि जो O3 है, ओजोन है, इसमें से एक ऑक्सीजन ले लिया। जब एक ऑक्सीजन ले लिया तो इसके पास कितना ऑक्सीजन बचा, O2, यानी केवल 2 ऑक्सीजन बचा। तो एक ऑक्सीजन ये ले लिया और एक ऑक्सीजन ये लिया, तो ये ClO बना लिया और ये भी बना लिया, दोनों बना लिया। अब एक ऑक्सीजन बचा है, एक ऑक्सीजन कहीं पर भी, कहीं Cl बनेगा, वहां जाकर के फिर योगदान देगा, यही प्रक्रिया चलती रहेगी। फाइनली ये O3 तो खत्म हो गया ओजोन। तो अगर O3 खत्म हो जाएगा, ओजोन में छेद हो जाएंगे, तो क्या होगा, अल्ट्रावायलेट किरणें यहां पहुंच जाएंगी और हमको बहुत तरीके के चर्म रोग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, कहता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है, तो यह है त्रिवेंद्रम थुम्मा, तिरुवनंतपुरम में। विक्रम साराभाई जो केंद्र जो बनाया गया है, वह बनाया गया है डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई के नाम पर। डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई जो है वो अंतरिक्ष के जनक माने जाते हैं, और सबसे पहला इन्होंने जो वो किया था, अहमदाबाद में बनाया था अपना प्रयोगशाला। और ये जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र बना, ये 1963 में बना था। आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते। अगला कहता है संगणक निकाय निम्नलिखित में से किस नंबर सिस्टम पर काम करता है, यानी कंप्यूटर सिस्टम कौन किस पर काम करता है, तो द्विअंकीय, जिसको बाइनरी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित कंप्यूटर का कौन सा अंग हार्डवेयर नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर क्या होता है आप जानते होंगे, या फिर नहीं जानते होंगे तो पढ़ेंगे। निम्नलिखित भारतीय आविष्कार और आविष्कारक में कौन सी जोड़ी सही है, तो चरक, आयुर्वेद, आर्यभट्ट, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा लगाने का काल, भास्कराचार्य, शून्य की खोज, या बुद्धायन रत्न विज्ञान। क्या होगा क्वेश्चन नंबर, मैंने आपको बताया था कि जो सिलेबस होता है उसको जो भी आयोग है वो बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करता है, और उसमें एक चीज लिखा गया है कि जो आविष्कारक हैं विज्ञान और उसके आविष्कारक, उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, और उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। बहुत आसान है, आपको कुल मिला के 25-30 आविष्कारक के ही नाम और सारी चीजें पढ़नी है, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा ये। तो वो चीज अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर गड़बड़ है। ठीक, इसका नंबर, इसका सही हो जाएगा, चरक ने आयुर्वेद की रचना की थी या फिर आविष्कार किया था। संचार उपयोग होने वाले ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी प्रकाश का कोई विभाग बाहर नहीं जाता है, ऑप्शन नंबर। राष्ट्रीय बीज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी, 2000, 2002, 2004 या 2008? आप लोग सोचिएगा, समझिएगा भी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2002 में। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो भूरी क्रांति खाद्य के उत्पादन यानी उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है। जूट के उत्पादन के से कौन सी संबंधित है, आलू के उत्पादन और मछली के उत्पादन, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, नीली क्रांति मछली है, गोल्ड क्रांति आलू है, जूट के लिए कौन सा है, जरूर ध्यान रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि सब्सिडी जो न्यूनतम अथवा व्यापार के व्यवधान का कारण नहीं है, किस बॉक्स के अंतर्गत रखे जाते हैं, लाल, अंबर, नीला, हरा? चलिए, बता सकते हैं तो बता दीजिए क्या है, कैसे है। इसको तो सुने भी नहीं होंगे कई लोग। देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO जो है, वो WTO कहता है कि जो भी विश्व है उसमें व्यापार जो है
उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, मुक्त व्यापार होना चाहिए, आसानी से लोग खरीद सके बेच सके एक देश दूसरे देश। तो इसके लिए कुछ नियम बनाता है। तो उसमें उसने बताया जो कृषि सब्सिडी है उसके लिए कई नियम बनाए हैं उसने, और उन नियमों को, सब्सिडी के नियमों को ऐसे कुछ बॉक्स में उसने रखा है। तो हरा बॉक्स कहता है कि अगर आपको किसी कृषि में सब्सिडी अगर सरकार दे रही है, वो सब्सिडी वहां के लोगों के पेट भरने के लिए जरूरी है। अगर वो सब्सिडी नहीं देगी तो अनाज उत्पादित नहीं होगा, लोग मर जाएंगे। तो ऐसी सब्सिडी को हरे बॉक्स में रखा जाता है, और ऐसी सब्सिडी को माना जाता है कि यह सब्सिडी WTO के अनुसार दिया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लाल रंग की सब्सिडी जो है, लाल बॉक्स वाली सब्सिडी जो है, उसको कभी नहीं दिया जा सकता। इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्लास में, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वर्ष 1951 में आर्थिक संकट के लिए निम्न में से किस एक कारण के रूप में उद्धृत किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बाह्य ऋण का उच्च स्तर, ऑप्शन बी विदेशी विनिमय कोष का उच्च स्तर। तो हमारे पास तो विदेशी विनिमय कोष था ही नहीं, राजनीतिक अस्थिरता भी नहीं थी, भारत की आयात प्रतिस्थापन नीति भी नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर एक ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है नगर पालिका परिषद के विषय में कौन सा क्या सही नहीं है? प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, और ऐसे लंबे लंबे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसकी न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या 15 से 30 हो सकती है, गलत है। इसकी न्यूनतम और अधिकतम नहीं, 15 से 30 हो सकती है, बिल्कुल सही है, पहला तो सही हो गया। दूसरा कहता है कि इसकी न्यूनतम और अधिकतम संख्या 15 से 40 हो सकती है, तो दूसरा गलत हो गया जब पहला सही हुआ तो। तीसरा कहता है कि परिषद का अध्यक्ष पार्षदों द्वारा चुना जाता है। हाँ, पहले चुना जाता था, चूंकि 2018 का प्रश्न है, लेकिन अब जो अध्यक्ष होगा वो डायरेक्ट चुना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहले के हिसाब से सही है, अब के हिसाब से गलत है। हमको पहले का देखना है, तो 1 और 3 सही है। चौथा देखें, परिषद में 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा मनोनीत होते हैं। हाँ, उस समय था, बिल्कुल सही था। अब 21 वर्ष वाला भी सही है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। भारत एक गणराज्य है, क्योंकि गणराज्य का मतलब क्या है? गणराज्य के 2 महत्वपूर्ण बातें आप लोग को ध्यान रखना है। गणराज्य क्या माना जाएगा? जब वहां पर कोई भी जो देश है, वहां पर जो उसका मुखिया होगा वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता हो। दूसरा, जो चुनाव है, जो मुखिया है वह वंशानुक्रम पर आधारित नहीं है, तो उसे गणराज्य कहेंगे। तो भारत एक, दोनों बातों को कौन जस्टिफाई कर रहा है वो देख लेते हैं। भारत का स्वरूप लोकतांत्रिक है, दूसरा कहता है भारत शासन का स्वरूप संसदीय है, दोनों गलत है। मुखिया की बात कर रहा हूं, तो राष्ट्रपति का पद निर्वाचित किया जाता है, मुखिया राष्ट्रपति है, बिल्कुल सही। कार्यकाल निश्चित होता है, शासन में कोई पद वंशानुक्रम नहीं, वंशानुगत नहीं होता, तो इसका होगा पहला तो सही, ये तीसरा सही हो जाएगा। राष्ट्रपति का पद जो है निर्वाचित होता है, जिसमें 3 होगा उसी को रखेंगे, तो इसमें भी 3 है, लेकिन ये पहला तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3, 4 और 5। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 में लखनऊ में हुए विद्रोह को दबाने का प्रयास निम्नलिखित में से किन सेनापतियों ने किया? पूर्ण रूप से विश्लेषणात्मक प्रश्न है, और अगर सेनापति की बात करूं कि किसने इस पर काम किया था, किसने ये किया, तो वो था हेवलॉक, आउट्रम और कॉलिन कैम्पबेल। ये 3 सेनापति थे जिन्होंने दबाने का काम किया था लखनऊ में। वू व्हीलर नहीं था इसमें, तो 1, 3 और 4 होगा इसका ऑप्शन, सॉरी 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी होगा। और ध्यान रखिएगा, ये जो लखनऊ में 1857 में विद्रोह दबाया गया, उसके बाद जो ब्रिटिश सरकार थी काफी खुश हुई, और खुश होने के बाद दिल्ली में एक जगह का नाम आउटरम लेन रख दिया गया, इसी आउटरम से खुश होकर के, कि अब इसके नाम पे जैसे सड़क रखते हैं वैसे आउटरम लेन एक बड़ा चौड़ा सड़क रख दिया गया इसके नाम पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? तो ये था हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, HRA। और HRA की स्थापना जो होती है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना जो होती है वो होती है अक्टूबर 2024 में।
कानपुर जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में है वहां होता है। इसके स्थापना करने वाले मुख्य सदस्यों की बात करूं तो जैसे राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र कुमार सन्याल या फिर जोगेश चंद्र। इसके अलावा बहुत लोग थे, ये नाम बहुत तीनों चारों नाम बहुत जगह पूछता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। क्या क्या नाम? सचिन सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और जोगेश चंद्र, ये चारों नाम आपको जरूर याद रखना चाहिए। अब देखिए, ये मैं जोड़े मिलान वाले को क्यों कहता हूं कि ये तथ्यात्मक प्रश्न है। एक मिला लिया तो सब कुछ मिला लिया। सुमेलित कीजिए सिंधु घाटी सभ्यता और इधर नगर दिया है मोहनजादो, चौहनजादो, कोथल, ये सब ठीक। तो लोथल में क्या मिला है? लोथल में मिला है गोदीबाड़ा, डॉक यार्ड। तो लोथल में दो का क्या, डी का क्या हो जाएगा? डी का 2 हो जाएगा। जहां पर डी का 2 होगा वही मार देंगे। अच्छा, इसमें भी है और इसमें भी, ठीक, डी का 2 होगा। अब देखें मोहनजोदाड़ो में क्या मिला है? तो मोहनजोदाड़ो में मिला है आपका ए का, मोहनजोदाड़ो में स्नानागार मिला है, तो ए का 3 होगा और डी का 2 होना चाहिए। ए का 3, डी का 2, यहीं से मार दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, टाइम ही नहीं लेना। 1 2 बस मिलाओ तो सही हो जाता है। अगर इसी में आपको ध्यान रहता ना कि मोहनजोदाड़ो विशाल स्नानागार, तो एक ही में हो जाता, इधर 2 देखना भी नहीं पड़ता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक बंद अर्थव्यवस्था, पूरी तरीके से तथ्यात्मक प्रश्न है। अब इस बार पूछा है, अगली बार थोड़ा कठिन भी पूछ लेगा। थोड़ा क्या, बहुत कठिन पूछेगा यार, थोड़ा छोड़ दो। एक बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है, न तो निर्यात होता है न तो आयात होता है, उसी को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को कब स्वीकार किया गया? तो 1948 में जब औद्योगिक नीति बनी तो मिश्रित अर्थव्यवस्था स्वीकार कर लिया गया और उसमें बताया गया कि हम पूंजीवादी और जो सरकार, जो मतलब सार्वजनिक, दोनों तरीके की चीजों को मानेंगे और उसमें पब्लिक और पूंजीवादी दोनों को मानेंगे और उसमें एक समाजवाद का नया कंसेप्ट बना और उसको संसद में, संविधान में जगह भी दी गई। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित करना है जनजातीय विद्रोह और उसके नेता, क्वेश्चन नंबर 30। अगर इसमें से भी देखिए कितना फैक्चुअल प्रश्न है। अगर आपको याद है मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा, तो डी का 4 जहां पे होगा वही मार देंगे। ऑप्शन नंबर ए हो गया। कितना समय लगना ही नहीं था, ठीक है, तो समय लगना नहीं था और लगता भी नहीं है। आज के क्लास में हम इतना ही करते हैं क्योंकि क्लास काफी लंबा हो गया है एमसीक्यू के क्लास में, लेकिन चीजें थोड़ी थ्योरी के तौर पे चल रही थी इसलिए। और बाकी एक बार और रिकॉल करा देता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी को अगर शुरू करना चाहते हैं और कोर्स के माध्यम से शुरू करना चाहते हैं तो भाई चालू हो जाइए। और इसमें ऑफर में सीट भी बढ़ाए हुए हैं और पढ़िए, मजे से पढ़ाऊंगा एकदम ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आने वाला है। अच्छा, इस पीडीएफ जो क्लास है, जो मतलब क्वेश्चन पेपर है, उसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में डल गया है बहुत पहले, उसमें आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो मिल जाएगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और ऐप को भी डाउनलोड करके रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।